नमस्कार। आज हम एक अहम विषय पर बात कर रहे हैं, धान की फसल में यूरिया और दूसरी खादों का इस्तेमाल कैसे करें। जी। हमारे पास एक लेख है और उसी के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि धान की अच्छी बढ़वार और तगड़ी पैदावार के लिए सही समय पर यूरिया कैसे और किन चीज़ों के साथ मिलाकर डालनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि लगता है सिर्फ यूरिया डाल देना ही काफ़ी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जानकारी उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो धान की खेती करते हैं या फिर ये समझना चाहते हैं कि फसल की पैदावार को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। तो चलिए इस पर थोड़ी विस्तार से बात करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं पहली यूरिया की, जो रोपाई के बाद डालते हैं। लेख कहता है कि बासमती या जो कम समय वाली किस्में हैं उनमें 8-10 दिन में जी। और जो लंबी अवधि वाली हैं उनमें शायद 12-14 दिन में पहली यूरिया जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। अगर देर हो जाए तो पौधे कमजोर रह जाते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। अगर देर करेंगे तो वो शुरुआती बढ़त जो होती है ना, वो रुक सकती है। पौधे की नींव कमजोर रह जाती है। और यहाँ ये भी देखना जरूरी है कि रुपाई के टाइम पे क्या खाद डाली थी। अच्छा। हाँ, मतलब अगर पोटाश नहीं डाला गया है तो लेख सलाह देता है कि पहली यूरिया समझिए 1 बैग, उसके साथ 15-20 किलो म्यूरिएट ऑफ पोटाश मिला दें। ओके, पोटाश भी जरूरी है शुरुआत में। जी। और साथ में एक और दिलचस्प चीज मिलाने को कहा है, माइकोराइजा, अच्छी क्वालिटी का। माइकोराइजा, ये तो शायद एक तरह का फंगस होता है। इसका क्या काम यूरिया के साथ? हाँ, आपने सही पकड़ा। ये एक फायदेमंद फंगस है। बड़ा दिलचस्प काम है इसका। ये जमीन में जो पोषक तत्व पड़े होते हैं ना, खासकर फास्फोरस, जो घुलता नहीं आसानी से, हाँ, उसे ये घुलनशील बनाकर पौधों की जड़ों तक पहुंचाता है। मतलब फास्फोरस को पौधे आसानी से ले पाते हैं इसकी मदद से। अच्छा, तो ये एक तरह से पौधे का हेल्पर हो गया जो जमीन से खाना खींचने में मदद कर रहा है। बिल्कुल सही। फास्फोरस अपटेक में बहुत मदद करता है। ठीक है, तो ये हुई पहली डोज की बात। अब इसके बाद करीब 10-12 दिन बाद, मतलब रोपाई के लगभग 22-25 दिन हो गए, हाँ। तब दूसरी यूरिया का टाइम आता है। इसमें क्या मिलाएं? इस स्टेज पर लेख कहता है कि 1 बैग यूरिया के साथ 5 किलो मोनोजिंक और 3 किलो सल्फर, वो जो 80% WDG वाला आता है, वो मिलाएं। जिंक और सल्फर, ये क्यों? मतलब अगर ये ना डालें तो क्या दिक्कत होगी? किसान शायद इन पर उतना ध्यान ना देते हो। हाँ, देते हैं कई किसान, पर हाँ, ये बहुत जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। जिंक की कमी होगी ना तो लेख बताता है कि पत्तों पर भूरे धब्बे आ जाते हैं। अच्छा। बढ़वार रुक जाती है, कल्ले कम बनते हैं। और सल्फर भी, वो पौधों में प्रोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन और क्लोरोफिल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो पौधे की ओवरऑल हेल्थ के लिए ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गई, मतलब सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं, बाकी चीजें भी सही टाइम पर देनी पड़ेंगी। जी। अच्छा, लेख में शायद कीड़ों का भी जिक्र है। हाँ, ये भी एक जरूरी पॉइंट उठाया है। अगर खेत में तना छेदक या पत्ती लपेट वाली सुंडी का अटैक ज्यादा दिख रहा हो, हाँ, ये समस्या तो आती है। तो फिर लेख सुझाव देता है कि इसी दूसरी यूरिया के साथ ही कोई अच्छा कीटनाशक मिला दें। जैसे फटेरा है 4 किलो प्रति एकड़, या फिर काटाप वाला कोई कीटनाशक जैसे विटाकू 2.5 किलो प्रति एकड़। ओके, तो कीट नियंत्रण भी साथ ही हो जाएगा। जी, इससे फसल सुरक्षित रहेगी। ठीक है, तो पहली यूरिया हो गई, दूसरी भी हो गई। अब क्या इसके बाद भी यूरिया डालते हैं? लेख में तीसरी यूरिया की भी बात है शायद। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा डालनी पड़े। लेख इसे जरूरत अनुसार कहता है। अच्छा, मतलब कंडीशन देखकर। हाँ, बिल्कुल। अगर आपको लगे कि फसल की बढ़त या कल्लों की संख्या उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तब इसकी जरूरत पड़ती है। क्योंकि फसल पकने के जो आखिरी 60 दिन होते हैं ना, हाँ, वो पैदावार पर सीधा असर डालते हैं। तो उस लिहाज से ये अहम हो सकती है। और अगर डालनी पड़े तो इसमें क्या मिलाना है यूरिया के साथ? इसके लिए लेख में सुझाव है कि करीब 25-30 किलो यूरिया लें और उसके साथ 2 किलो आयरन, 2 किलो मैग्नीशियम और एक बढ़िया क्वालिटी का ह्यूमिक एसिड मिलाएं। ह्यूमिक एसिड? आयरन मैग्नीशियम तो समझ आता है, शायद क्लोरोफिल वगैरह के लिए। पर ये ह्यूमिक एसिड क्या चीज है? ये तो कोई खाद नहीं है। नहीं, ये सीधे पोषण नहीं देता, पर ये मिट्टी के लिए बहुत फायदेमंद है। एक तरह का सॉइल कंडीशनर समझ लीजिए। अच्छा, कैसे? लेख के अनुसार ह्यूमिक एसिड मिट्टी का पीएच लेवल सुधारता है, मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, जिससे जड़ों को फैलने में आसानी होती है। और अगर कहीं पौधे की ग्रोथ रुकी हुई सी लगे तो उसे भी ये तेज करने में मदद करता है। इससे क्या होता है कि धान के सारे कल्ले एक समान हो जाते हैं, एक साथ बढ़ते हैं। वाह, ये तो काफी सारे फायदे हैं इसके। जी हाँ। तो कुल मिलाकर इस लेख से जो बात समझ आ रही है वो ये कि धान की फसल में सिर्फ यूरिया कब डालनी है ये जानना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि हर स्टेज पर उसके साथ सही साथी
पोषक तत्व या सहायक चीजें कौन सी मिलानी है, ये समझना शायद ज्यादा जरूरी है बेहतर पैदावार के लिए। ये एक पूरी प्लानिंग है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ खाद डालना नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। ये समझना है कि पौधे को किस स्टेज पर क्या चाहिए और क्यों चाहिए। इससे खाद का सही उपयोग होगा, बर्बादी नहीं होगी। हाँ, और लागत भी शायद कंट्रोल में रहेगी। बिल्कुल। और अच्छी पैदावार की संभावना भी बढ़ेगी। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, ये जो सिफारिशें हैं, क्या ये हर तरह की मिट्टी के लिए, या मान लीजिए मौसम बदल रहा है, उन सब स्थितियों में एक जैसी रहेंगी, या इनमें भी कुछ फेरबदल करने पड़ सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, मिट्टी का प्रकार, पानी की उपलब्धता, मौसम की स्थिति, इन सब के आधार पर इन डोजेज में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। ये एक सामान्य गाइडलाइन है जिसे खेत की जरूरत के हिसाब से ढालना होता है। तो इस पर शायद आगे और भी बात की जा सकती है, या किसानों को अपने स्थानीय कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से सलाह लेना हमेशा बेहतर रहता है।